कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग लेके आए हैं एक न्यू सेशन, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 11 की अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की चैप्टर नंबर 1 का टोटल एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको समझा देते हैं कि अर्थशास्त्र में कौन कौन से पुस्तकें होती है। तो चलिए, तो ये रही आपकी अर्थशास्त्र की दो पुस्तकें। एक है आपका अर्थशास्त्र में सांख्यिकी और एक है आपका भारतीय अर्थशास्त्र का विकास। ठीक है, तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं सेकेंड बुक का भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास चैप्टर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। तो दोस्तों, ये रहा आपका फर्स्ट बुक जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके चैप्टर को हम लोग खत्म करते जाएंगे। तो ध्यान पूर्वक आप लोग चैप्टर को समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका अध्याय 1 जिसका नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व यानी कि आपका आजादी से पहले भारत की क्या अर्थव्यवस्था थी, भारत की क्या स्थिति थी, यही आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। तो दोस्तों, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला गया आपका, स्वतंत्रता पूर्व भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। यानी कि स्वतंत्रता हमें मिलने से पहले जो है भारत कितना सालों तक जो है ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेजों का अधीन था, यानी कि गुलाम था। ठीक है, 100 वर्षों तक, 150 वर्षों तक, 200 वर्षों तक या 250 वर्षों तक। यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आसानी से इसका जवाब मिल जाएगा। कितना था आपका, 200 वर्षों से अंग्रेजों ने हमारे यहाँ क्या किया, शासन किया, 200 साल तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपसे क्या बोला गया है, स्वतंत्रता पूर्व संध्या भारतीय जनसामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था। मतलब बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या यानी कि स्वतंत्रता से पहले, आजादी से पहले भारत की जो आम लोगों की जो आजीविका था, जो लोग निर्भर थे या सरकार का जो इनकम मिलता था, उसका स्रोत क्या था, खेती बाड़ी था। क्योंकि लोग पहले इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो लोग पहले क्या करते थे, खेती क्या करते थे, और वो कि आपका पुराने तरीकों से है कि नहीं, तो उतना आपका उत्पादन नहीं होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। तो दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया, विश्व प्रसिद्ध मलमल यानी कि मलमल एक आपका कपड़ा होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड फेमस था वो। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध था मलमल। तो उसका निर्माण क्षेत्र कहाँ रहा है, मतलब कहाँ होता था, तो कहाँ होता था, ढाका के आसपास। जो आजकल हम लोग बांग्लादेश देख रहे हैं, वहीं आपका ढाका उसका कैपिटल है। तो ढाका के आसपास जो है मलमल का जो कपड़ा वो क्या था, पूरा वर्ल्ड में फेमस था। बांग्लादेश जो आपका इंडिया के बगल में देश एक है, वो तो पहले हमारा ही था, है ना। वो तो आपका बाद में क्या हो गया, अंग्रेजों ने बांट दिया आपका पश्चिमी पाकिस्तान में और आपका पूर्वी पाकिस्तान में। तो वो क्या हो गया, आपका चला गया आपका बांग्लादेश में। ठीक है, तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला क्वेश्चन 4 में आपका, स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय था। मतलब बोला जा रहा है आपका कि स्वतंत्रता पहले यानी कि आज़ादी मिलने से पहले ब्रिटिश शासक, जो भी ब्रिटिश जो अंग्रेज राजा थे, उसके द्वारा जो आर्थिक नीति लाया गया था, उसका क्या ध्येय था, उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो पहला है ब्रिटेन के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन, यानी कि ब्रिटिश अपना भलाई के लिए लाते थे। ये भी बात सही बोल रहा है। भारत का विकास, ये नहीं, भारत का विकास तो एकदम ही नहीं चाहता था, है ना। तो ऑप्शन सी क्या है, भारत के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन, ये भी नहीं चाहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। बस अंग्रेज अपना भलाई सोचते थे, भारत का क्या होगा नहीं होगा उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला गया आपका, ब्रिटिश शासन में भारतीय कृषि का निम्न उत्पादकता स्तर के लिए उत्तरदायी कारण थे। मतलब जब से ब्रिटिश जब से शासन था यहाँ पे, जब अंग्रेज का काल था, तो जो भारतीय कृषि जो लोग खेती बाड़ी करते थे, उसमें ज़्यादा उत्पादन नहीं होता था, निम्न होता था, कम होता था। तो इसके लिए क्या उत्तरदायी कारण है, मतलब ऐसा क्या कारण था, सिंचाई सुविधा का अभाव था, उर्वरक का कमी था, टेक्नोलॉजी का निम्न स्तर था, ये उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक है, लोग को पुराने तरीकों से खेती करने के लिए निर्भर करते थे, बस वो मतलब कुछ ज्यादा सुविधाएं नहीं लाते थे। ठीक है, बस यही कारण था। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला गया आप, क्या स्वतंत्रता पूर्व सूती कपड़ा मिले पराया देश के डैश में अवस्थित थे। तो यानी कि आजादी से पहले जो है ना, जो आपका सूती कपड़ा जो आपका उद्योग था,
सूती कपड़ा उद्योग, क्या बोला, सूती कपड़ा मिलने के उद्योग प्राय देश के किस में थे, पूर्वी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में या दक्षिणी क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर तो 6 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्रों में। मतलब आपका जो है आज़ादी से पहले यदि अगर मिल देखेगा तो पश्चिमी क्षेत्रों यानी कि आपका ब्रिटेन, इंग्लैंड उसमें हुआ करता था। हमारे यहाँ ज़्यादा मिलें नहीं थी, ठीक है। आपका मतलब कच्चा माल था पर आपका यहाँ ज़्यादा मिल नहीं था, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। चलते क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला गया आपका, निम्न में से किस उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जाता है। मतलब कि किस उद्योग की स्थापना जो अंग्रेजों ने किया था, विदेशों ने किया था, ठीक है, विदेशी लोगों ने। ऑप्शन ए है सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी है मलमल, ऑप्शन सी है पटसन या ऑप्शन डी लोहा इस्पात। तो देखिए हमारे यहाँ सूती, मलमल, पटसन ये हुआ करता था, ठीक है। सॉरी, यहाँ आपके देखिए हमारे यहाँ सूती वस्त्र, मलमल वस्त्र, लोहा पहले से हुआ करता था, लेकिन जो पटसन उद्योग है वो हमारे यहाँ नहीं होता था, वो आपका अंग्रेजों ने यहाँ पे आपका लगाया था, पटसन उद्योग, जूट उद्योग, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर, जूट उद्योग, ठीक है, यानी पटसन उद्योग। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला गया आपका, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद ही रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो टिस्को या टिस्को की स्थापना कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए टिस्को की स्थापना कब हुई आपका। तो टिस्को की स्थापना कब हुई बाबू, 1907 में। किसका आज का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1907 में क्या हो, टिस्को की स्थापना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन 9, क्या बोला गया आपका, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को सेम बोला। देखिए टिस्को क्या था 1907 में, लेकिन किस शहर में हुआ था, किस शहर में, तो कहाँ हुआ था पता है, जमशेदपुर। टाटा है ना, क्या हो जाएगा, जमशेदपुर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपको ये याद रखना है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन हम लोग 10, क्या बोला 10 में आपका, कि पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तात्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन करते हैं, ठीक है, के लिए होते हैं। मतलब बोल रहा है कि जो पूंजीगत उद्योग जो सिर्फ फायदा के लिए चाहते हैं, वे उद्योग क्या करते हैं, बस जो डेली चीज वाले यूज है, खाने वाली चीज है उसको पैदा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है, अनाजों का उत्पादन करते हैं, सेवाओं का, मशीनों या कलपुर्जों का, या फलों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्या बोला गया आपका, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्या बोला गया 12 में आपका, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोला है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो किसने लिखी है, रमेश चंद्र दत्त। कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रमेश चंद्र दी ने क्या लिखा है आपका, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला गया 13, औपनिवेशिक शासन काल में अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विदेशी व्यापार पर कैसा प्रभाव पड़ा, ठीक है। देखिए औपनिवेशिक काल था, अंग्रेज का क्या था आपका मतलब शासन था, तो अच्छा तो पड़ेगा ना, क्या होगा, प्रतिकूल पड़ा, क्या पड़ा, प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, अच्छा नहीं, क्या पड़ा, प्रतिकूल। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, क्या बोला गया है, औपनिवेशिक शासन काल की एक विशेषता निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो जब औपनिवेशिक काल था, जब अंग्रेजों का शासन था, तो उसमें क्या विशेषता थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोला कृषि का पर्याप्त विकास, कृषि का पर्याप्त विकास तो हुआ नहीं था, ठीक है। दूसरा आपका है लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास, ये भी नहीं हुआ था, आपका ज़्यादा तो फैक्ट्री था ही नहीं, ठीक है। हस्तकला तथा शिल्प कला का पतन, ये अगर आइटम, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, जब अंग्रेज आए थे तो अपने साथ जो फैक्ट्री जो है आपका यहाँ पे जब स्थापना करे थे, तो यहाँ पे जो छोटे मोटे जो आपका मिस्त्री थे वो क्या हो गया, आपको उसका विनाश हो गया, है ना, उनका रोजगार क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हस्तकला तथा शिल्प कला का पतन, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन डी तो होगा नहीं, क्योंकि क्या बोला क्या, जन स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त विकास, जन सेवा यानी कि लोगों का तो स्वास्थ्य का विकास हुआ नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 15 में, क्या बोला गया है,
सुएज नहर के माध्यम से व्यापार का परिचालन किस वर्ष शुरू किया गया। मतलब जो सुएज नहर है उसको कब खोला गया, डायरेक्टर पूछ रहा है, ठीक है। वो उसका परिचालन कब शुरू हो गया, ठीक है। तो पता है जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में, उसी वर्ष क्या होता है सुएज नहर खोला गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, 1869, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में हम लोग 16 में। क्या बोला क्वेश्चन 16 में आपका, औपनिवेशिक शासन काल में भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि जब औपनिवेशिक शासन काल था, जब अंग्रेज के हम लोग गुलाम थे, तो उस समय पहला जो है अच्छी प्रकार से जनगणना कब हुआ था आपका, तो कब हुआ 1881 में, ठीक है। तो क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1881। और प्रत्येक 10 सालों में क्या होता है, जनगणना होता है, ठीक है। और यदि आपको बोले स्वतंत्र भारत में, तो इसका आंसर क्या होता है आपका, ऑप्शन डी होता है 1951 में। यहाँ क्या बोला, औपनिवेशिक काल में, ठीक है, जब अंग्रेजों का गुलाम था, तो क्या हुआ 1881, ठीक है। यदि आपको स्वतंत्र भारत बोले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1951 में। ओके, चलिए देखिए आपको यहाँ पूछ दिया क्वेश्चन 17 में क्या बोल दिया है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष की गई। तो आपको पता है, तुरंत बताया अभी किस वर्ष, 1951 में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला क्वेश्चन 18 में आपका, कि आपका जनगणना से क्या आपका संबंधित सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 18 में सेम क्वेश्चन है, क्या है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है, कितना वर्ष, 10-10 वर्ष में, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम पूछेगा जनगणना से एक क्वेश्चन तो डाल ही देगा, ठीक है। इसलिए आपको कंफर्म आपको लिख के याद रखना है, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 19। क्या बोला क्वेश्चन 19 में आपका, भारत में जनसंख्या संक्रमण का प्रथम सोपान माना जाता है। मतलब जनसंख्या संक्रमण मतलब कब अधिक जनसंख्या बढ़ा, ठीक है, वर्ष 1951 के बाद, 1921 के बाद, 1921 के पहले, 1951 के बाद, या 1991 के बाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वर्ष 2021 के पूर्व का भारत, मतलब आपका जब 1921 आया उसके पहले आपका जनसंख्या क्या होता, पहला स्टेप आपका बढ़ चुका था, ठीक है, 1921 के पहले। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्या बोला गया है, भारत में जनसंख्या संक्रमण का द्वितीय सोपान, सेम क्वेश्चन, ठीक है। देखिए वहाँ आपका क्या था, 1921 क्या था आपका, मतलब 21 के बाद था, पहले, पूर्व है मतलब पहले, ठीक है। आपका यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1921 से पर यहाँ बाद हो गया, वहाँ पूर्व था, यहाँ क्या हो जाएगा बाद, ठीक है। आपका दूसरा सोपान की जो दूसरा सीढ़ी है कि दूसरी बार जो बढ़ा आपका कब बढ़ा, 1921 के बाद बढ़ा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर, 1921 के बाद, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन आपका जो पहला था वो था आपका पहला आपका सोपान, ठीक है। तो पहला सोपान बोले तो क्या हो जाएगा 1921 के पहले, दूसरा बोले तो क्या हो जाएगा 1921 के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोला क्वेश्चन 21 में आपका, वर्तमान में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी, मतलब वर्तमान आपका प्रेजेंट में बोल रहा है कि शिशु मृत्यु दर कितनी है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि 1000 बच्चों में से कितना आपका बच्चा मर जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। तो कितना आपका अभी है, ठीक है, 27 प्रति हजार है, या 30 प्रति हजार है, 33 प्रति हजार है, या 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, है ना, 33 प्रति हजार। मतलब अभी 1000 बच्चों में से मात्र 33 बच्चा ही मरता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं मरता है। तो क्या हो जाएगा, वर्तमान में जो शिशु मृत्यु दर आपका है वो कितना है, 33 प्रति हजार, यानी कि 1000 में से 33 डेड होता है, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन में आपका 22। क्या बोला गया, वर्तमान में भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है, ठीक है। मतलब बोला जा रहा है आपका कि वर्तमान में भारत में, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में भारत में जीवन प्रत्याशा मतलब कितना लोग जो है जन्म से लेके अपना पूरा ज़िंदगी जी सकता है, ठीक है, कितना वर्ष तक, 66 वर्ष तक, 69 वर्ष तक, 670 वर्ष तक, या 72 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 69 वर्ष। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला गया, भारत में रेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था, यानी कि भारत में पहली जो ट्रेन चली थी, पहली रेल चली थी, कब चली थी आपका बताना चाहिए आपको, 1853 पर 1850 दिया है, तो आसपास लगाना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर 1850, ठीक है। इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 1853। अगर 1853 ऑप्शन में तो 1853 आपको लगाना है, ठीक है, यदि नहीं रहे तो 850 लगाना है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन में हम लोग 24। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला गया है, प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। यानी कि भारत का पहला कौन ऐसा अर्थशास्त्री था, है ना,
जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? नोबेल। तो क्या होगा इसका आंसर? अमर्त्य सेन। ये बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री थे, ठीक है, अमर्त्य सेन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में आपका 25। क्या बोला गया है? गरीबी और अकाल नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो गरीबी और अकाल नामक पुस्तक किसने लिखी? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा अमर्त्य सेन ने, ठीक है। किसने लिखी? अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला गया है? भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव किस वर्ष में रखी? ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला गया? भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव किस वर्ष में, मतलब उड्डयन क्षेत्र की नींव, ठीक है, उड्डयन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी 1950 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोला गया है? ब्रिटिश शासन काल में भारतीय कृषि की गतिहीनता के उत्तरदायी कारण रहे। मतलब जब ब्रिटिश शासन काल था, जब अंग्रेज का गुलाम यहाँ पे हम लोग थे, तो उस समय भारतीय कृषि, ठीक है, मतलब भारत की जो खेती बाड़ी थी वो कम गति से चल रहे थे। मतलब उसका जो तेजी रहता है उतना था नहीं, उतना उत्पादकता था नहीं। उसका क्या कारण था, है ना? तो बोले यहाँ पे दोषपूर्ण भू व्यवस्था, दोषपूर्ण राजस्व व्यवस्था, कृषक वर्ग की दुर्दशा या उपयोग सभी। तो क्या होगा? उपयोग सभी। इसमें आपका है ना, आपका उतना प्रकार से जमीन का व्यवस्था नहीं था, है ना, टैक्स का व्यवस्था नहीं था, वर्ग की दुर्दशा थी, किसान के लिए उपयोग सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में आपका 28। क्या बोला गया? औपनिवेशिक शासन काल में भारत में निम्न में से किस वस्तु का निर्यात नहीं होता? देखिए, जब अंग्रेज का यहाँ पे काल था, ठीक है, उस समय आपका रेशम का यहाँ से बाहर जाता था, कपास भी जाता था, पूंजीगत वस्तु जाता था, पर आपका नील नहीं जाता था। तो क्या ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 29। क्या बोला गया आपका? सॉरी, आपका 28 थोड़ा क्या हो गया, रॉन्ग है, फिर समझिए। बोला औपनिवेशिक शासनकाल में भारत में किस वस्तु का निर्यात नहीं होता है। मतलब बोला कि औपनिवेशिक शासनकाल में कौन सा वस्तु निर्यात मतलब बाहर नहीं भेजा जाता था। तो आपको पता है रेशम बाहर भेजा था, कपास भी आता था, और नील भी, क्योंकि चंपारण में नील की खेती के लिए आंदोलन चला था, है ना, तो नील भी बाहर जाता था, पर पूंजीगत वस्तुओं का बाहर नहीं जाता था। बस वो लोग लाते थे और यहाँ पे बेचते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 29। क्या बोला गया? ब्रिटिश शासन काल में भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण का लाभ अंततः किसे मिला? तो आपको पता है कि अगर भारत के कृषि में अगर व्यापारीकरण बढ़ा तो भारतीय किसानों को फायदा नहीं हुआ। किसे हुआ? इंग्लैंड के कारखाने मालिक, क्योंकि यहाँ जब आपका कृषि बढ़ गया तो यहाँ से कच्चा माल लेके ब्रिटेन के उसके आपका बिजनेसमैन को, है ना, कारखाने वाले को देता था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, इंग्लैंड के कारखाना मालिकों को, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला गया? औपनिवेशिक शासन काल में अंग्रेजों द्वारा भारत में आधारिक संरचना के विकास का मूल ध्येय क्या रहा था? मतलब बोला गया कि औपनिवेशिक शासन काल में जब अंग्रेजों का गुलाम था तो अंग्रेजों द्वारा भारत में आधारिक संरचना मतलब आपका फैक्ट्री, रोड, सड़क, बिजली, मतलब इस सब का उन लोगों ने कुछ विकास किया। कहीं पे आपका मतलब होगली मतलब पुल मतलब बनवा दिया, है ना, हावड़ा बना दिया, कहीं पे ट्रेन बना दिया, कहीं पे आपका सड़कें बना दी। तो उसका उद्देश्य क्या था? बस उद्देश्य यह था कि उसको सामान को आपका ले जाने में क्या हो, अधिक आपका सहूलियत हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया आपका? जन सामान्य को अधिक सुविधा अपने के, जन सामान्य नहीं, कभी भी नहीं, लोगों की भलाई के लिए कभी ये आपका सुविधाएं प्रदान नहीं किया था। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी क्या है? अंग्रेजी सेनाओं की आवागमन सुविधा। हाँ, ये इस बात से, क्योंकि अंग्रेज जो है अपने सेनाओं के आने जाने का रास्ता, है ना, व्यवस्था एकदम अच्छी प्रकार से रखना चाहता था। तो ऑप्शन बी सही हो सकता है। ऑप्शन सी क्या है? देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पथ, देखिए रेलवे स्टेशन और पतनों तक पहुंचना जो है रोड को, है ना, बनाना था, इसलिए रोड उन्होंने बनाया ताकि कच्चे माल को जो है वो नज़दीकी रेलवे स्टेशन और पतनों तक ले जा सके, फिर वहाँ से विदेश ले जा सके, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में हम लोग। क्वेश्चन में आपका 30 तक ही था, ठीक है। यही आपका क्या होता है? खत्म होता है। अब मिलेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 में।